Hello everyone, welcome to class 11. Today I am going to discuss scope of physics and what are the excitements of physics. In this topic we are going to discuss the domains of physics. It means limitations of physics up to which we are able to study physics. Then the relation of physics with other branches of sciences. Then the last topic which we are going to discuss is fundamental forces in nature. In this topic we will study four fundamental forces in nature in detail. So without wasting time, let us start the first topic, scope of physics. The scope of physics can be divided into two domains, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक. ये दोनों टॉपिक हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक एंड व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक. सो माइक्रोस्कोपिक ये जो डोमेन है जहां पे हम लोग फिजिक्स स्टडी करेंगे उसकी साइज होगी लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर. मतलब हम लोग माइक्रोमीटर से लेके नैनोमीटर, पिकोमीटर अप टू एक लिमिट तक फिजिक्स को स्टडी कर सकते हैं, लोअर लिमिट में. और उसी फिजिक्स को हम लोग साइज इज ग्रेटर देन 10⁻�0 मीटर वहां से स्टार्ट करके हम लोग एक लिमिट तक फिजिक्स पढ़ेंगे एक्सपांडिंग मैनर में. सो फिजिक्स का एक स्कोप बनेगा. स्कोप का मीनिंग क्या होता है? स्कोप मतलब एक हमारी रेंज जो हम लोग डिसाइड करेंगे कि वहां तक हम लोग फिजिक्स स्टडी कर सकते हैं. सो ये जो रेंज हमने डिसाइड की है वो रेंज हमारी लेंथ मतलब साइज के अंदर हो सकती है, मास मतलब वो ऑब्जेक्ट कितना भारी हो सकता है और कितना हल्का हो सकता है, और टाइम. इस तीनों चीज में हमने रेंज बताई, वो भी एक्सपेक्टेड रेंजेस है जिसके अंदर हम लोग पूरा फिजिक्स स्टडी कर सकते हैं. इस रेंज के बाहर हमें फिजिक्स स्टडी करना नहीं है. सो फिजिक्स का कितना स्कोप हो सकता है? क्यों फिजिक्स को किंग ऑफ द साइंस कहा जाता है? बिकॉज इसके अंदर सबसे ज्यादा स्कोप है. तो हम लोग फिजिक्स के इसी स्कोप को, इसी रेंज को यहाँ पे स्टडी करेंगे. सो इन मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमिना एट द लेवल ऑफ लेबोरेटरी देन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स. सो यहाँ पे हम लोग ऐसे फिनोमिना स्टडी करेंगे जो हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, जो लेबोरेटरी में हम लोग बाय एक्सपेरिमेंट प्रूव कर सकते हैं. जो हमने टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स जो बनाई है वो सारी चीज हम लोग मैक्रोस्कोपिक में स्टडी करेंगे. तो ये हमारा एक डोमेन रहेगा जिसमें हम लोग एक्सपांडिंग मैनर में फिजिक्स को स्टडी करते हैं. मतलब बड़े से बड़ी साइज तक का फिजिक्स हम लोग स्टडी कर सकते हैं. हम लोग ऐसे सारे फिनोमिना स्टडी कर सकते हैं इस रेंज में, इस वर्ल्ड में. देन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जिसके अंदर हमें एटॉमिक देन मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ना है, न्यूक्लियर फिनोमिना पढ़ना है, जो हमारी साइज डिराइव करेगी, जो साइज डिफाइन की है इसके लिए वो 10⁻⁶ मीटर से कम होनी चाहिए. सो लेंथ के लिए हमने जो डोमेन बनाया है ए साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमने न्यूक्लियस का साइज पता है, एटम का साइज पता होगा. सो ये सारी चीज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे फिजिक्स के अंदर, जहां पे हमें ऑब्जेक्ट की साइज 10⁻⁻15 मीटर तक छोटी से छोटी चीज स्टडी करनी है, अप टू द साइज ऑफ द यूनिवर्स. मतलब ये जो यूनिवर्स हमने देखा है, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यूनिवर्स, जो हमने माना है कि यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपांडिंग, ये इतना बड़ा यूनिवर्स जिसकी साइज है 10⁻26 मीटर, और ये कोई साइज फिक्स्ड नहीं होती बिकॉज वी नो द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग. सो ये साइज में थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है. सो हमारे लेंथ के अंदर, हमारे साइज में जो फिजिक्स का डोमेन है वो हम लोग 10⁻15 मीटर से 10⁻26 मीटर तक का फिजिक्स हम लोग स्टडी कर सकते हैं. मतलब इसका डोमेन देखेंगे हम लोग रेंज तो 10⁻41 मीटर. तो इतना बड़ा स्कोप 10⁻41 मतलब 10 के बाद 41 जीरोस रखने हमें, तो इतने साइज तक हम लोग लिमिटेड फिजिक्स स्टडी कर सकते हैं. इस साइज के पीछे मतलब 10⁻15 मीटर से आगे और 10⁻26 मीटर से आगे हम लोग फिजिक्स स्टडी नहीं कर पाएंगे. तो आपको ये डिजिट देख के पता चलेगा कि कितना बड़ा स्कोप है फिजिक्स के लिए. 10⁻41 मीटर, दिस इज अ वेरी लार्ज वैल्यू. सो इतनी साइज तक का हम लोग फिजिक्स स्टडी कर सकते हैं. इतने साइज तक के सारे फिनोमिनास हमने ऑब्जर्व किए हैं और उसमें फिजिक्स के और नेचर के लॉज को स्टडी किया है. देन मास की लिमिट हम लोग बात करेंगे. मास हम लोग कौन सा स्टडी कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर? तो हमने देखा छोटे से छोटा मास मतलब इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻30 kg, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन.
से लेके हम लोग मास ऑफ द यूनिवर्स तक स्टडी कर सकते हैं। तो इतनी रेंज हमें मास के लिए डिफाइन की है, मतलब इतनी हल्की चीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 10⁻30 kg तक की, और हम लोग स्टडी कर सकते हैं 10⁻55 kg, इतनी भारी चीज भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इसका मास के लिए डोमेन क्या हो जाएगा 10⁻85 kg। तो ये इससे भी लार्ज वैल्यू हो गई। देन टाइम की बात करेंगे, सो हम लोग कितना छोटे से छोटे टाइम तक स्टडी करना चाहते हैं फिजिक्स को, तो 10⁻22 सेकेंड, मतलब 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए लाइट को कितना टाइम लगेगा, इतनी लिमिट तक हम लोग टाइम को स्टडी करेंगे। सो लाइट ट्रैवल 1 मिलीमीटर डिस्टेंस इन 10⁻22 सेकेंड, इतने कम टाइम को हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स में। अप टू 10⁻18 सेकेंड, मतलब हमें पता है कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है तो एक लिमिट तक वो एक्सपांड होगा। देन हमने ऐसा भी अज्यूम किया कि वापस वो धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट होते होते कोलाइड भी हो सकता है। तो उतने टाइम तक हम लोग फिजिक्स स्टडी कर सकते हैं। तो ये टाइम जो रहेगा जब वो एक्सपांड होगा एक लिमिट तक, देन इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड कोलाइड विथ ईच अदर। तो स्टार्स का कोलिजन, उसके बाद सन का कोलिजन, ये सारी चीज जो यूनिवर्स में होने वाली है, इसके लिए हमने एक डोमेन डिसाइड किया है 10⁻18 सेकेंड। तो इतना लार्ज डोमेन तक हम लोग टाइम को भी स्टडी करने वाले हैं। सो स्कोप ऑफ फिजिक्स, जिसके अंदर हमने लेंथ, मास एंड टाइम को डिफाइन किया है कि हम लोग कितने साइज तक के ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं, कितने हल्के और कितने भारी ऑब्जेक्ट हम लोग फिजिक्स में स्टडी करने वाले हैं, और कितने टाइम तक की हम लोग फिनोमिना ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारे स्कोप हो गए, रेंज हो गई, बाउंड्रीज हो गई फिजिक्स की। तो ये स्कोप डिफाइन करने के लिए हमने स्पेशली 2 टाइप्स के डोमेन डिसाइड किए हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। तो ये दोनों डोमेन हमने ऑलरेडी आगे भी प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको डिस्कस किया था। देन अभी जो एक डोमेन जो फिजिक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग स्टडी करते हैं वो है मेसोस्कोपिक, जो इंटरमीडिएट डोमेन है माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक के बीच का। वो इस डोमेन में हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, मतलब कॉलोइड स्टडी कर सकते हैं हम लोग, जेल्स। तो ये सारी चीजें जहां पे जो साइज होगी वो 10⁻⁻9 मतलब नैनोमीटर से भी कम होगी या फिर नैनोमीटर से ज्यादा हो सकती है। बट इस दोनों माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक लेवल, इसलिए इस दोनों डोमेन के बीच का कुछ इंटरमीडिएट साइज के हम लोग ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आ जाएगा ऐसे एटम्स और मोलिक्यूल्स, जिसको हम लोग मेसोस्कोपिक डोमेन में स्टडी करना चाहते हैं। तो इसलिए फिजिक्स में ये जो थर्ड डोमेन जो बनाई है, जिसके अंदर भी हमने काफी एटम्स, मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड किया है, जिसकी प्रॉपर्टी ये माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जिसका साइज डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए इंटरमीडिएट डोमेन बोलते हैं इसको। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स विच इज एक्सपीरियंस्ड इन मेनी फील्ड्स। हम लोग ऐसी फील्ड जानते हैं जिसकी वजह से हमें फिजिक्स में इतना एक्साइटमेंट है। ऐसे फिनोमिना हमने स्टडी किए हैं अभी तक, जिसकी वजह से हमने फिजिक्स स्टडी करना है। और फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं टेलीविजन की। पहले टेलीविजन में हमें जब इन्वेंट हुआ था तब हमारी लिमिटेशन क्या थी, और आज की बात करेंगे हम लोग, तो आज यहाँ पे एक ही प्लेस पे बैठ के हम लोग पूरे वर्ल्ड का न्यूज देख सकते हैं। अगर कहीं पे लाइव मैचेस हो रही है तो वो सारे लाइव मैच हम देख सकते हैं एक ही प्लेस पे बैठ के। तो ये फिजिक्स का एक्साइटमेंट है। हमने टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप की है कि हम लोग एक प्लेस पे बैठ के दूसरे कंट्रीज की भी न्यूज, दूसरे कंट्रीज में होने वाली मैचेस देख सकते हैं। तो ये भी एक एक्साइटमेंट हो गया फिजिक्स के लिए। देन कंप्यूटर्स विथ हाई स्पीड एंड मेमोरी। देन ये एक चीज हमने ऑब्जर्व की थी स्टार्टिंग से। जब हमने कंप्यूटर इन्वेंट किया था तब हमें पता है कि कंप्यूटर की साइज क्या थी। एक रूम के बराबर एक कंप्यूटर होता था। अब उसी कंप्यूटर को हमने टेक्नोलॉजी से इतना इम्प्रूव किया तो आज हमारे पास लैपटॉप और पाम टॉप तक अवेलेबल है। तो इतने कम साइज में हमने कंप्यूटर को कन्वर्ट कर दिया। और उसकी मेमोरी की बात करेंगे तो पहले जो जितनी रेंज आते थे, जितने स्पेसिफिकेशन आते थे कंप्यूटर में, इससे बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन आज की डेट में हमारे पास है। तो हम लोग मेमोरी भी इतना इम्प्रूव कर पाए इसी फिजिक्स की वजह से, और आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स भी अवेलेबल है। ये सारे एक्साइटमेंट की वजह से इतना इम्प्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी में, और वो भी फिजिक्स के अंदर ही ये सारे इम्प्रूवमेंट हमने किए। यूज ऑफ रोबोट्स।
दिस इज द वेरी एक्साइटेड और वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स, बिकॉज इसके अंदर जितना इम्प्रूवमेंट अभी रिसेंट ईयर्स में हुए हैं, इतना इम्प्रूवमेंट्स और कोई ब्रांच में नहीं हुआ। बिकॉज ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे बड़ा इन्वेंशन था, अगर कोई एक हम ऐसा टेक्निकल डिवाइस बना ले जो ह्यूमन बींग्स का कोई भी काम कर सकता है। हमने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में भी ये सब चीजें ऑब्जर्व की है, जहां पे हमने रोबोट्स यूज किए हैं लेबोरेटरीज में। सो ये भी एक एक्साइटमेंट है फिजिक्स के। मेसोस्कोपिक डोमेन वी कैन स्टडी सम एटॉमिक और मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स और कोलॉइड्स और जेल्स। तो ये सारी चीजें हम लोग इंटरमीडिएट डोमेन में स्टडी करते हैं, और स्पेशली फिजिक्स में इस मेसोस्कोपिक डोमेन को बोला गया है इंटर डिसिप्लिनरी ऑफ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। सो इसीलिए ये डोमेन अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और इस डोमेन में हमने बहुत सारे एटॉमिक और मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किए हैं। सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंड द लास्ट वन इज लेजर्स एंड देयर एप्लीकेशंस। सो आज की डेट में हमारे पास लेजर्स की इतनी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है। सो ये सारा डेवलपमेंट फिजिक्स के अंदर हमने किया। फॉर एग्जांपल लसिक सर्जरी आपने नाम सुना होगा, जिससे हम हमारे आईज के नंबर डिक्रीज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये आई सर्जरी में भी ये एक एप्लीकेशन लेजर की ही यूज करते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें हमने जो इन्वेंट की है वो सारा एक्साइटमेंट है फिजिक्स का, इसीलिए हम लोग फिजिक्स को इतना इंटरेस्टिंग समझते हैं और आगे स्टडी करना चाहते हैं। अब फिजिक्स में जो इतने इन्वेंशन हुए, उस इन्वेंशन का कहीं ना कहीं और ब्रांचेस में भी एप्लीकेशन हो सकता है। बिकॉज हमने आगे ही स्टडी किया था, साइंस को हमने मेनली केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में डिवाइड किया है। तो हमारे साइंस के अंदर जो अदर ब्रांचेस है, उस अदर ब्रांचेस में फिजिक्स का कुछ तो यूज होगा, कुछ रिलेशन। So next we will study physics in relation to other science. In this topic, first I am going to discuss physics in relation to biological sciences. बायोलॉजी साइंस में हमें फिजिक्स के इन्वेंशन का कितना यूज किया है, कितने एप्लीकेशंस हम लोग यूज करते हैं। सो बायोलॉजी में आपने एक्सरेज पढ़ा है, एक्सरेज भी हम लोग यूज करते हैं। जब भी बोन डिजीज के लिए या फिर फ्रैक्चर के लिए हम लोग एक्सरे यूज करते हैं। देन बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जो बायोलॉजिकल सेल्स हमें स्टडी करना होगा, या फिर ब्लड सैंपल्स हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस सारी चीज में फिजिक्स के इन्वेंशन को हम लोग यूज करते हैं, फिजिक्स के इसी एप्लीकेशन को हम लोग यूज करते हैं। देन फिजिक्स इन रिलेशन विथ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हमने कैसे इंप्रूवमेंट लाया और कितना डेवलप किया ड्यू टू फिजिक्स। सो जायंट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डेवलप्ड इन फिजिक्स आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग प्लैनेट्स। Radio telescopes have enabled astronomers to observe distant limits of universe. हमने एक यूनिवर्स को एक लिमिट तक भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, और हमने ऐसे टेलीस्कोप बनाया जिससे हम लोग अदर प्लैनेट्स को। देन फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमें फिजिक्स के कौन से कंसेप्ट यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने केमिस्ट्री में कंपाउंड स्टडी किए हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl या फिर HCl हम लोग स्टडी करते हैं। सो Na प्लस Cl माइनस, अब Na और Cl दो एटम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो पाते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, उसी फोर्स को यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। देन केमिस्ट्री में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी स्टडी किया कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। अब इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन, तो इसके अंदर भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज किया। देन हमने सेंट्रीपिटल फोर्स भी यूज किया। जब दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो हमने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस भी देखे, जहां पे एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या फिर एनर्जी गेन भी कर सकते हैं। तो ये एनर्जी, ये फोर्स, ये सारे टर्म्स जो फिजिक्स के हैं, ये सारी चीज हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं। सो फिजिक्स का रिलेशन बायोलॉजिकल साइंस में भी इतना ही है, एस्ट्रोनॉमी साइंस में भी, एस्ट्रोफिजिक्स में है, बायोफिजिक्स में है। देन केमिस्ट्री के अंदर भी हम लोग फिजिक्स का इन्वेंशन यूज करते हैं। सो फिजिक्स का रिलेशन हमने देखा अदर साइंस की ब्रांचेस के साथ। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सो फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है? फंडामेंटल मीन्स बेसिक। सो हमारे पास नेचर में ऐसे बेसिक फोर्सेस अवेलेबल है जिसकी वजह से हम लोग बाकी के फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड और अप्लाइड। This may be macroscopic forces like gravitation, friction, contact forces, and microscopic forces like
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंटर एटॉमिक फोर्सेस। तो हमारे पास नेचर में लार्ज नंबर ऑफ फोर्स अवेलेबल है, जिसमें भी हमने दो कैटेगरी दिखाई है, मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस और माइक्रोस्कोपिक। मतलब ऐसे ऐसे फोर्स को हमने डिफाइन किया जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हो, मतलब इसने लार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स लग सकता है, या फिर इतने छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट में भी ये फोर्स हमें ऑब्जर्व किया है। तो सेकेंड हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक फोर्स। बट ऑल दीज फोर्सेस अराइजेस फ्रॉम बेसिक फोर्सेस कॉल्ड फंडामेंटल फोर्स। सो ये सारे जितने भी फोर्स हमें मिले वो किसी बेसिक फोर्स से हमें मिले हैं, तो इसीलिए इस बेसिक फोर्स को हमने नाम दिया है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सो हमारे पास नेचर में चार अलग अलग टाइप के फंडामेंटल फोर्स है। हम लोग वन बाय वन ये सारे फोर्सेस को डिटेल में स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एक एग्जांपल के साथ हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर आपको कौन सी चीजें याद रखनी है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ ही स्टडी करते हैं। सो लेट अस टेक टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m1 एंड m2। अगर हमारे पास स्पेस में कोई दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और दोनों ऑब्जेक्ट के पास मास है m1 एंड m2, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट को हमने सेपरेट किया डिस्टेंस r से, तो इस दोनों ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा। सो सबसे पहली चीज आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए याद रखनी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कब एक्ट करता है किसी भी बॉडी के ऊपर। सो आपको पहले नेसेसरी कंडीशन उसकी स्टडी करनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स कब तभी लगेगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जब ये दोनों ऑब्जेक्ट के पास मास होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, मास। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा तो उस ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम लोग अर्थ को कंसीडर करेंगे तो वो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। सो सबसे नेसेसरी कंडीशन हो गई मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास मास होगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट को हमने एक डिस्टेंस से सेपरेट किया है, स्मॉल r डिस्टेंस से, तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली क्वांटिटी आ जाएगी मास m1 इंटू m2 एंड सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास नेचर में दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास m1 एंड m2 अवेलेबल है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट को हमने r डिस्टेंस से सेपरेट किया है तो उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास। तो ये एक आपको डेफिनेशन याद रखनी है। सो इसी को हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में कनेक्ट करते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी निकालेंगे तो इसके साथ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को हमने यूज किया है कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर, और कैपिटल G क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये एक चीज आपको याद रखनी है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग चैप्टर नंबर 8 में 11th स्टैंडर्ड में वापस डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए आपको याद रखना है मास के साथ रिलेशन और डिस्टेंस के साथ रिलेशन। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग अर्थ की बात करेंगे या फिर सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कौन सा होता है। हमने एक चीज अर्थ की सरफेस पे भी ऑब्जर्व की, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को फ्रीली रिलीज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहाँ जाने की ट्राई करेगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कौन सा होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। तो इसीलिए इसका नेचर, इसकी नेचर हो जाएगा ऑलवेज अट्रैक्टिव। और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ बनाया था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, हाई रेंज फोर्स। हाई रेंज का मतलब हो जाएगा ये इनफाइनाइट, मतलब पूरे स्पेस में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के पास मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो सकता है। देन अगर ये कोई मीडियम पे डिपेंड करता होगा तो जितना फोर्स हमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में अर्थ के सरफेस पे मिलेगा, उसी दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हमने स्पेस में प्लेस किया तो स्पेस में भी हमें सेम ही फोर्स मिलेगा। मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा मीडियम इंडिपेंडेंट।
और नेचर में जो हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस अवेलेबल है उसमें सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो ये चारों फंडामेंटल में से वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। तो इसी तरह से हम 4 फंडामेंटल फोर्स को स्टडी करेंगे, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होगी उसी को हमें याद रखना है, उसी को हमें नोट डाउन करना है। तो ये एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज याद रखनी होगी। नाउ लेट अस रीड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट वन इज इट इज ड्यू टू मास ऑफ द टू बॉडीज, देन इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट ऑपरेट्स इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स, इसीलिए इसको यूनिवर्सल फोर्स बोला जाता है। देन इट्स रेंज इज इनफाइनाइट, लॉन्ग रेंज फोर्स, it is weakest force in nature and 10⁻38 times compared to strong nuclear force. Strong nuclear force से 10⁻38 times कम होता है ये फोर्स, इसीलिए इसको weakest force माना जाता है और बाकी के 3 फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा होती है। नाउ सेकेंड फंडामेंटल फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स के लिए भी हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। सपोज वी हैव 2 फंडामेंटल चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। सो सबसे पहली चीज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा कि अगर 2 ऑब्जेक्ट के पास मास होगा तो इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सिमिलरली अगर 2 ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो उसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। सो वी हैव 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन 2 चार्जेस इज proportional to product of 2 charges and inversely proportional to distance square। तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स स्टडी किया, सिमिलरली हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी स्टडी करना चाहते हैं। जैसे मास एक बेसिक प्रॉपर्टी मानी जाती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कोई भी मैटर की। सो अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। सो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब ये जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्टडी किया ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होगा। सेकेंड थिंग इसका नेचर। अब चार्जेस हमें पता है नेचर में 2 अलग अलग टाइप के चार्जेस पॉसिबल है। इफ वी हैव 2 पॉजिटिव चार्ज और वी हैव 2 नेगेटिव चार्ज और वी कैन ऑल्सो हैव 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव चार्ज। हमारे पास नेचर में ऐसे कोई भी चार्जेस अवेलेबल हो सकते हैं। अगर हमारे पास 2 चार्ज जिसका पोलैरिटी पॉजिटिव होगा, अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा हो सकता है? रिपल्सिव। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये दोनों चार्ज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्जेस हो गए तो इनके बीच का फोर्स कौन सा हो सकता है? अट्रैक्टिव। तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में स्टडी किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द चार्ज। सो साइन की चार्ज के अकॉर्डिंग हम लोग ये फोर्स का नेचर डिसाइड करेंगे। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये एक मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग इसका मीडियम चेंज करेंगे तो मीडियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। ये सारी चीज हम लोग 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी के लिए आपको ये पॉइंट याद रखना है। जैसे हमारे पास F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r² है। इसी प्रोपोर्शनलिटी को निकालेंगे तो कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई r², तो ये हो जाएगा कूलम कांस्टेंट। और इसी कूलम कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r²। तो ये चीज आपको 12th में स्टडी करनी है, तो अभी सिर्फ याद रखनी है एग्जाम्पल के लिए। आपको सिर्फ इसके बेसिक पॉइंट्स जो मैं आपको रीड करके पूरा एक्सप्लेन करूंगा वापस, सिर्फ आपको ये एक चीज याद रखनी है कि कहाँ से आई ये चीज।
इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। 1/4πε0 में ये जो क्वांटिटी है वो इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन मीडियम। अगर ये दोनों चार्ज वैक्यूम में होंगे तो इसके लिए परमिटिविटी यूज करते हैं हम लोग ε0। अगर कोई अलग मीडियम में, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होंगे तो इसकी परमिटिविटी चेंज होगी। इसीलिए इसी नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज क्या हो सकती है। तो इसके लिए भी रेंज हमने डिसाइड की है इनफाइनाइट। तो ये दोनों पार्टिकल्स, दोनों चार्ज पार्टिकल्स अगर स्पेस में होंगे या फिर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर मतलब वैक्यूम में हो सकते हैं या फिर स्पेस में हो सकते हैं, तो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग सकता है। तो इसकी रेंज भी कौन सी हो जाएगी, इनफाइनाइट लॉन्ग रेंज फोर्स। देन नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से 10⁻2 टाइम्स वीकर। तो ये भी एक आपको डिजिट याद रखने हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आपको बेसिक क्वांटिटी कौन सी याद रखनी होगी, चार्ज एंड डिस्टेंस। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो मास एंड डिस्टेंस। सो लेट अस रीड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज ड्यू टू स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मैंने आपको अभी बताया कि चार्ज की पोलैरिटी जो होगी उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या फिर रिपल्सिव। देन इट ऑपरेट्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सो चार्ज पार्टिकल ये उसकी बेसिक क्वांटिटी होगी। देन इट्स रेंज इज इनफाइनाइट, लॉन्ग रेंज फोर्स। It is stronger 10⁻36 times than gravitational force and 10⁻2 times than strong nuclear force। तो strong nuclear force से 10⁻2 times और gravitational force से 10⁻36 times। तो ये दोनों रेंज आपको याद रखने हैं, दोनों डिजिट याद रखने हैं। Now the third one is strong nuclear force। न्यूक्लियर फोर्स इस वर्ड से पता चलेगा कि ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो इसी से इसकी रेंज भी डिसाइड हो सकती है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, बिकॉज न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻14 टू 10⁻15 मीटर। तो एक प्रॉपर्टी तो इसके नाम से ही पता चल गई। बाकी की प्रॉपर्टीज हम लोग एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे। लेट अस टेक वन एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हमने लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास नंबर होता है 23। सो अगर हम लोग सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो सकते हैं, तो Z इज इक्वल टू 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, तो 23 - 11 मतलब 12। तो 12 न्यूट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स। ये इतने पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेंटर में न्यूक्लियस और उसके अराउंड होगा ऑर्बिट्स और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस की बात करने वाले हैं, तो इसलिए हमने इस एक न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स को इंक्लूड किया और 12 न्यूट्रॉन्स को। और न्यूट्रॉन्स मतलब क्या होगा, इसके पास चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स और जो भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसको अलग से नाम दिया है न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होगा, जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड नाम दिया है न्यूक्लियॉन्स। अब इतने छोटे साइज के अंदर चार्ज पार्टिकल कितने हैं, तो 11 पॉजिटिव पार्टिकल्स, 12 तो न्यूट्रल पार्टिकल्स है, तो चार्ज पार्टिकल तो सिर्फ 11 ही बचेंगे। अब ये 11 प्रोटॉन्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करेंगे, सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट। सिमिलरली फर्दर अगर हम लोग एलिमेंट नंबर में आगे जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज ही होंगे, बिकॉज Z इंक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो इतनी ही साइज में अगर प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये फोर्स इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये न्यूक्लियस ब्रेक होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइम पे था जब हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को डिफाइन किया। तब हमें पता चला कि ये जितना रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन्स के बीच में होता है उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की एक स्पेशल एक्टिविटी, स्पेशल प्रॉपर्टी जो होती है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब
ये दो प्रोटॉन के बीच में ही नहीं लग सकता, ये प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, दो न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है, या फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये डिपेंड करेगा एक रेंज के ऊपर, 0.8 फर्मी। अगर दो पार्टिकल 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस पे होगा तो वो रिपल्सिव फोर्स बनेगा, और 0.8 फर्मी से हायर डिस्टेंस पे होगा तो वो अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसीलिए जितना रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन्स क्रिएट करते हैं उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी क्रिएट करता है। अगर ये दोनों रिलेटिवली इक्वली हो जाएंगे तो ये न्यूक्लियस ऑलवेज स्टेबल रहेगा। बट जैसे फर्दर हमने स्टडी किया तब यूरेनियम की बात करेंगे हम लोग, तो यूरेनियम में ये रिपल्सिव फोर्स इतना इंक्रीज हो जाएगा कि ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, और जैसे कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो उसके अंदर से अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन बाहर निकलेंगे। तो यही रीजन है रेडियो एक्टिविटी का। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो सिर्फ न्यूक्लियस के बीच में, मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच में ही लगता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में ही लगता है। और दूसरा, ये फोर्स के लिए कोई चार्ज का इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, दो न्यूट्रॉन के बीच में भी, या फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी। और इसकी भी एक रेंज होती है कब ये फोर्स रिपल्सिव है और कब ये फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स प्रोटॉन के रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करेगा तो ये न्यूक्लियस स्टेबल होगा। अगर ये रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन के रिपल्सिव फोर्स को और बूस्टअप करेगा, मतलब ओवरऑल टोटल रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे जो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा और उसमें से अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन रिलीज हो सकता है। तो ये इसीलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, और फंडामेंटल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है। बट इसकी एक लिमिटेशन क्या होगी कि ये एक न्यूक्लियस के बीच में, मतलब न्यूक्लियस की रेंज में ही लगता है, इसीलिए शॉर्ट रेंज फोर्स है। सो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब रीड करते हैं हम लोग। ऑपरेट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट्स रेंज इज वेरी शॉर्ट, विद इन न्यूक्लियर साइज 10⁻15 मीटर, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सो ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है नेचर में। नेक्स्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये भी न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब इसकी भी रेंज शॉर्ट रेंज ही होगी, बट इस फोर्स के लिए एक एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब बीटा डीके होगा तभी ये फोर्स एक्टिव होगा। सो ऑपरेट विद इन न्यूक्लियॉन्स, इट मीन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। ये पार्टिकल्स हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे, न्यूट्रिनो क्या होता है। देन इट अपियर्स ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव बीटा डीके। जब भी बीटा डीके होगा तब भी ये हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स को। हैज वेरी शॉर्ट रेंज 10⁻15 मीटर एंड 10⁻13 टाइम्स देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻13 टाइम्स होता है ये। सो ये फंडामेंटल फोर्स, चारों फंडामेंटल फोर्स आपको एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है। आपको डिटेल में सिर्फ इतने पॉइंट इंडिकेट करने हैं। सो इस लेक्चर में हमने स्कोप ऑफ द फिजिक्स कंप्लीट किया, देन एक्साइटमेंट, एंड द लास्ट वन इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब इस सारी चीज को आपको प्रॉपरली याद रखनी है, बिकॉज आपको इस चैप्टर से शायद एमसीक्यू आ सकता है, तो एमसीक्यू इसी थियोरी के बेसिस पे हो सकता है। तो आपको ये सारी थियोरी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अब नेक्स्ट हम लोग फिजिकल लॉज स्टडी करेंगे। थैंक यू।